हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी का थर्ड पेपर उसका अगला चैप्टर अपन लेते हैं एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया या रिएक्शंस। तो एंटीबॉडी जैसे अपन पहले चर्चा की है, बाहरी जो पदार्थ हैं, रोगाणु हैं, बैक्टीरिया वगैरह अन्य जो पदार्थ हैं वो एंटीजन्स हैं, और उनके अगेंस्ट शरीर में उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। तो एंटीजन एंटीबॉडी में किस प्रकार से प्रतिक्रियाएँ होती है, किस प्रकार से एंटीबॉडी इन एंटीजन को निष्क्रिय करती है, नष्ट करती है, वो अपने इसमें पढ़ेंगे। तो एंटीबॉडीज जो है वो संपूर्ण एंटीजन के अणु के साथ प्रतिक्रिया हेतु नहीं बनती है, किंतु अणु में उपस्थित कुछ विशिष्ट रासायनिक गुट हैं या रासायनिक ग्रुप है वहाँ उसके विरुद्ध बनती है। तो इनको अपन कहते हैं एंटीजन निर्धारक। ठीक है, तो कोई भी एंटीजन अणु है उसमें कुछ विशिष्ट जो है स्पेस है जिसको अपन एंटीजन निर्धारक कहते हैं। तो अधिकांश जो बैक्टीरिया उसकी कोशिका भित्तियों पर जो प्रभावी एंटीजनी होती हैं उन पर 100 या अधिक एंटीजनी निर्धारक उपस्थित होते हैं। किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। तो ये जो एंटीजनी निर्धारकों की संख्या है इनको अपन एंटीजन की संयोजकता कहते हैं। ठीक है, एंटीजन की संयोजकता किसे कहेंगे? किसी एंटीजन पर विभिन्न जो एंटीजनी निर्धारक है जिसकी वजह से उस एंटीजन अणु में एंटीजन का गुण आता है, तो एंटीजन निर्धारकों की संख्या एंटीजन की संयोजकता कहलाती है। आदर्श रूप से देखा जाए तो एक एंटीजन बहुसंयोजकी होता है। ठीक है, किंतु किसी एंटीबॉडी से प्रतिक्रिया करने के लिए कम से कम 2 विभिन्न एंटीजन निर्धारकों की आवश्यकता होती है। तो ये जो संख्या है एंटीजन निर्धारकों की उसको अपन क्या कहेंगे? एंटीजन की संयोजकता। तो एंटीजन सामान्यतः क्या होते हैं? बहुसंयोजकी होते हैं। तो एंटीजन की एक जो उसकी अनुरूप एंटीबॉडी है के प्रति विशिष्टता एंटीजन के अणु पर उपस्थित एंटीजन निर्धारक और उसके अनुरूप जो एंटीबॉडी प्रतिक्रिया स्थल है उसके परिमाण और आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, तो जैसे अपन पढ़ते हैं एंजाइम्स की जो सिद्धांत है, लोक और की का ताला चाबी सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। तो जिस प्रकार से विशिष्ट ताले की चाबी विशिष्ट चाबी होती है, उसी प्रकार से ये जो एंजाइम्स होते हैं और सबस्ट्रेट जो होता है उनके आपस में जो भौतिक रूप से इनकी फिट बैठने वाली स्ट्रक्चर होनी चाहिए, तभी उनमें आपस में क्रिया हो पाती है। तो उसी प्रकार से इनकी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस भी होती हैं। ठीक है, तो एंटीजन्स की क्या स्ट्रक्चर है भौतिक रूप से, उसी अनुरूप जो है वो उसी अनुरूप एंटीबॉडी से वो प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, और एंटीबॉडी वो एंटीजन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप संक्रमणकारी जो सूक्ष्म जीव है या अन्य हानिकारक बाह्य वस्तु है उनका प्रभावशाली निष्क्रियण होता है और रोगों से बचाव होता है। तो एंटीबॉडीज़ यानी प्रतिरक्षण का जो मूल कार्य है वो है प्रतिजन और एंटीजन के साथ में क्रिया करके उनको निष्प्रभावित करना है और शरीर को रोग प्रतिरोधकता प्रदान करना है और रोगों से छुटकारा दिलाना है। ऐसा करने में ये प्रतिजनों के जो प्रभाव उसका विनाश करती हैं। अब चूंकि प्रतिजन जो होते हैं वो बाह्यजन्य होते हैं, एक्सोजिनस बाहरी होते हैं, तो ये नॉन सेल्फ सेल्स अस्व कोशिकाओं संभवतः रोगजनक सूक्ष्म जैविकों के घटक होते हैं, इसलिए प्रतिरक्षा के परिणाम स्वरूप रोगों से प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यानी जो एंटीबॉडीज है वो नॉन सेल्फ सेल्स यानी जो बाहरी जो एंटीजन्स हैं उनको नष्ट करने का कार्य करती हैं, स्वयं की कोशिकाओं को नष्ट नहीं करती है। और अब जो किस प्रकार से ये एंटीबॉडीज एंटीजन्स को नष्ट करती है उसके अलग अलग टाइप्स है, अलग अलग तरीक़ों से किस प्रकार के एंटीजन्स हैं, तो उसके अनुरूप एंटीबॉडीज वो अलग अलग विधियों से उन एंटीजन्स को नष्ट करने का काम करती है। तो ये 6 प्रकार हैं जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती है, उसके 6 टाइप हैं। तो पहला है स्कंदन या एग्लूटिनाइजेशन, दूसरा अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन अपघटन ऑप्सोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन तटस्थीकरण, और छठा है भक्षाणुनाशन या फेगोसाइटोसिस। पहले अपन लेते हैं स्कंदन या एग्लूटिनाइजेशन। स्कंदन प्रतिक्रिया उस दिशा में होती है जब किसी एक एंटीबॉडी किसी अघुलनशील कणिका जैसे बैक्टीरिया है या आरबीसी अन्य कोई एंटीजन अणु है जो अघुलनशील होते हैं, ठीक है, उनके साथ जब क्रिया होती है एंटीबॉडी की तो उसको अपन एग्लूटिनाइजेशन या स्कंदन कहते हैं। ठीक है, जैसे अपन सीधा सा उदाहरण है ब्लड ग्रुपिंग जो होती है,
या ब्लड ग्रुप अपन याद करते हैं, उसमें जो क्लम्पिंग होती है, ठीक है, उस क्लम्पिंग को अपन क्या कहते हैं, एग्लूटिनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, स्कंदन या एग्लूटिनाइजेशन, ठीक है। जैसे ए ब्लड ग्रुप है तो ए, उसमें एंटीजन ए है तो उसमें एंटी सीरम अपन ए डालते हैं, तो उनमें यदि क्लम्पिंग होती है, गुच्छन होता है, एग्लूटिनाइजेशन होता है, तो ब्लड ग्रुप ए होगा। बी के साथ में बी, एंटी सीरम के साथ में क्लम्पिंग होती है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। दोनों के साथ में होती है ए और बी, एंटी सीरा के साथ में यदि क्लम्पिंग हो जाती है, गुच्छन हो जाता है, तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और किसी के साथ में भी क्लम्पिंग नहीं होती, ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो ये तो अपन ब्लड ग्रुप याद करते हैं, उसमें कौन सी क्रिया होती है, एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग। तो कई प्रकार के एंटीजेंस को नष्ट करने के लिए, ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ एग्लूटिनेशन क्रिया द्वारा नष्ट करती है। तो वो किस में होती है, जिसमें जो एंटीजेंस होते हैं वो किसमें, ब्लड वगैरह में अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील होने चाहिए। दूसरा है अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्कंदन प्रतिक्रिया के विपरीत एंटीबॉडी जो है घुलनशील एंटीजन से अभिक्रिया करती है। इसमें एंटीजन से घुलनशील होंगे ब्लड में। इस अभिक्रिया के अंदर पहले छोटे घुलनशील जालक सदृश जटिल निर्मित होते हैं, जो फिर एक लंबे काल में विस्तृत जालक में विकसित होकर अंत में अवक्षेपित हो जाते हैं, अलग से वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, अलग से उनका सॉल्यूशन बन जाता है। तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, अवक्षेपण कहलाएगी। ये जालक जो है वो तुरंत जो भक्षकाणु हैं उनके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और वो भक्षकाणु इनको नष्ट करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसमें अवक्षेपण में क्या होगा, जो एंटीबॉडीज़ है वो घुलनशील जो एंटीजेंस है उनको अवक्षेपित कर देगी, अलग से उनको प्रेसिपिटेट कर देगी। और ये जो अवक्षेप है इसको फिर वो जो फेगोसाइटोसिस है, भक्षकाणु जो है वो कोशिकाएं जो है वो इनको नष्ट करने का काम करेगी। इस प्रकार का जो अवक्षेपण है वो किस में होता है, जैसे टाइफाइड का जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है और उसके रोग की पहचान में इन अवक्षेपण प्रक्रियाओं का यूज होता है। तीसरा अपघटन है या लाइसिस, ठीक है। इस प्रकार की एंटीबॉडी एंटीजन प्रतिक्रियाओं में रोगाणु अथवा रक्त जो कोशिका उनका अपघटन हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें एंटीबॉडी एंटीजन प्रतिक्रिया के अंतर्गत जो एंटीजन्स के रोगाणु है वो अपनी कोशिका कला पर जो एंटीजन निर्धारक स्थान है उनसे संलग्न होने के उपरांत क्या हो जाते हैं, छिद्रित अथवा प्रस्फोटित होते हैं, बस्ट हो जाते हैं। और कोशिका का जो एंटीजन कोशिका उसका जीव द्रव्य क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा और जो रोगाणु कोशिका उसका विनाश हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो एंटीजन है बाहरी है, बैक्टीरिया वगैरह, उन पर जो एंटीबॉडी क्रिया करेगी तो क्या हो जाएगा वो छिद्रित हो जाएंगी या प्रस्फुटित हो जाएंगी, फूट जाएंगी और उनका जो पूरा जीव द्रव्य वो बाहर निकल जाता है और वो रोगाणु कोशिका रोगाणु है वो नष्ट हो जाते हैं। चौथा है ऑप्सोनाइजेशन। ये एंटीबॉडी एंटीजन प्रतिक्रियाएं भी संपूरक संस्थान से संबंधित है, ठीक है। इनमें एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है वो काम करता है, जिसके अंतर्गत जो एंटीबॉडीज है वो संपूरक एंटीजन से संलग्न होकर उसका विभेदन करती है, उसको अलग कर देती है कि ये अलग कोशिकाएं हैं। इस विभेदन के फलस्वरूप जो मैक्रोफेज कोशिकाएं हैं, ठीक है, वो इन बाह्य उत्पादों को पहचानने में उनको सरलता हो जाती है और ये जो मैक्रोफेज है वो भक्षक कोशिकाएं वो इनका भक्षण करके इनको नष्ट कर देती है। तो ऑप्सोनाइजेशन में क्या होगा, एंटीबॉडी जो वो एंटीजन से संलग्न हो जाएगी और उसको अलग कर देंगी उनको, जो मैक्रोफेज है वो इनको अलग से पहचान लेती है कि ये कोशिकाएं वो हैं जिनको नष्ट करना है अपने को, रोगाणु कोशिकाएं हैं। और तो इन विशिष्ट एंटीबॉडीज़ को क्या कहेंगे, ऑप्सोनिन कहते हैं और यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑप्सोनाइजेशन कहलाती है। इसका उपयोग अपन जैसे ज्वर है, पोलियो, रूबेला आदि रोगों की पहचान के लिए ऑप्सोनाइजेशन का यूज होता है। पांचवी है न्यूट्रलाइजेशन। इसके अंतर्गत जो एंटीबॉडी एंटीजन प्रतिक्रिया है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी संबंधित होती है, यानी तरल प्रतिरक्षा संबंधित होती है। और इनके अंतर्गत जो विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडीज हैं जिनको एंटीटॉक्सिन कहते हैं वो वायरस और अन्य जो जैविस हैं उनको तटस्थ यानी न्यूट्रलाइज कर देती हैं। इस प्रकार की जो एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया है वो उच्च महत्व की होती है, क्योंकि इनके द्वारा संक्रामक रोगाणुओं आदि के स्रावित जो जैविस है और वायरस उनका तटस्थीकरण होता है और रोगों से प्रभावी बचाव होता है। अगला है फेगोसाइटोसिस, भक्षाणु नाशन, ठीक है। कोशिकाओं द्वारा सूक्ष्म जीवों या अन्य बाह्य पदार्थों को अंतर्ग्रहित करना क्या कहलाता है, फेगोसाइटोसिस कहलाता है। और वे कोशिकाएं जो फेगोसाइटोसिस क्रिया संपन्न करती हैं उनको फेगोसाइट कहते हैं। अब जैसे कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे
भ्रमणशील मैक्रोफेज हो सकती हैं, हिस्टियोसाइट मैक्रोफेज, ठीक है, जैसे यकृत में कुफर सेल्स है, फेफड़ों में एल्यूलर मैक्रोफेज है, तंत्रिका तंत्र में माइक्रोग्लियल सेल्स हैं, ये सभी हिस्टियोसाइट मैक्रोफेज के उदाहरण हैं, ठीक है। यानी ऊतकों के अंदर जो पाई जाती हैं वो हिस्टियोसाइट मैक्रोफेज है। तो ये कोशिकाएं सीधी वो रोगाणु को सीधा भक्षण करके उनको नष्ट कर देती हैं। तो मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेज हैं, ये भक्षाणु क्रिया के द्वारा रोगाणु को नष्ट करती है। इसमें भी अलग अलग है, पहले रसायनोचलन होता है। इस क्रिया में जो मुख्य रसायन है वो सूक्ष्म जीवों के उत्पाद जो होते हैं या WBC के घटक हैं या ऊतकों के जो क्षतिग्रस्त भाग हैं जहाँ पर रोगाणु ने अटैक किया है, तो ये सब जो है वो क्या है, एक प्रकार का रसायन अनुचलन पैदा करते हैं जिसके द्वारा फेगोसाइट कोशिकाएं सूक्ष्म जीवों की ओर आकर्षित होती है। यानी जहाँ पर रोगाणु का अटैक हुआ है या सूक्ष्म जीवों के उत्पाद हैं या WBC के घटक हैं या ऊतकों के जो क्षतिग्रस्त भाग है, वो सब इसकी वजह से क्या होता है, जो फेगोसाइट कोशिकाएं होती हैं वो सूक्ष्म जीवों की ओर आकर्षित होती है, इसको अपन रसायन अनुचलन कहते हैं। फिर अगली क्रिया होती है आसंजन होता है। इसमें फेगोसाइट जो कोशिका है वो फेगोसाइट कोशिका की जो प्लाज्मा झिल्ली है वो सूक्ष्म जीव की सत्ता के साथ में आसंजन होता है, उसका जुड़ाव होता है। तीसरा अंतःग्रहण है। इसमें फेगोसाइट कोशिका से क्या निकलते हैं, कूटपाद निकलते हैं जो सूक्ष्म जीवों को निगलने का कार्य करते हैं। और अंत में क्या होता है, इसका पाचन हो जाता है। इस कोशिका के अंदर जो सूक्ष्म जीव है जो प्लाज्मा झिल्ली से आवृत होते हैं उनको फेगोसोम कहते हैं, ठीक है। कोशिका के अंदर सूक्ष्म जीव जो प्लाज्मा झिल्ली से आवृत है वो फेगोसोम कहलाते हैं, जो कोशिका में लाइसोसोम से संगलित हो जाते हैं जिनको फेगोलाइसोम कहते हैं, जिसमें उपस्थित एंजाइम द्वारा सूक्ष्म जीव को लगभग 30 मिनट के अंदर नष्ट कर दिया जाता है। और पाचन के पश्चात शेष बचा भाग उसको अवशेषी भाग कहते हैं, जिसको कोशिका द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से फेगोसाइट है वो इन चरणों के द्वारा रोगाणु कोशिकाओं को नष्ट करती है। तो इस प्रकार से अपन देखा, ये 6 प्रकार के द्वारा 6 तरीकों विधियों से एंटीजन एंटीबॉडी या अन्य जो रिएक्शंस वो होती हैं और रोगाणु को नष्ट करके शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है। थैंक यू।